Welcome to Common Mind. So as of now, we have completed till 2024 papers, beginning from 2014 till 2024. We have completed all of them. Now, today we are going to attempt the first paper of NDA 2025, and by now we have a good amount of idea. We have done a good amount of questions from all kinds of chapters, all kinds of topics. Almost 1,000 plus questions have been done till now, and we have a good amount of tricks and ideas about how to attempt them and what to do, what not to do in various scenarios and under the time constraints. So now, continuing with this, we are going to attempt the NDA 2025 first paper. Okay, so all the usual instructions are there. The maximum marks are 300 and the time is 2.5 hours. Okay, and total there are 120 questions, 5 by 2 marks. That means 2.5 marks for each question, which amounts to a total of 300 marks. Okay, and for a penalty, you will be deducted 1 by 3 marks of the marks to the allotted for that question, that is 2.5. Okay, so this much marks will be deducted on your, if you attempt either wrong or there is some discrepancy in the answer sheet. So usual instructions are given. Let us begin with the first question. Okay, so the first question says that, the very first question, it says that the sum of the first k terms of a series S is 3k square plus 5k. Which one of the following is correct? So it says that the sum of the first k terms of a series S. By looking at the options, we can see that here we are given arithmetic and arithmetic, geometric and geometric. The very first thing that comes to our mind is the given here is the sum and not the term. Okay, so here we have to be careful. हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सम दिया हुआ है. So हमको वी नो वन फार्मूला, हमें एक फार्मूला पता है कौन सा, कि टी ऑफ एन, वेयर टी एन इज़ द जनरल टर्म ऑफ एन ए पी. मैं यहाँ पे ए पी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ए पी ऑप्शन में दिया हुआ तो ए पी का लेते हैं. इज इक्वल टू एस एन माइनस वन. कहने का मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स में से मैं अगर सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स को निकाल दूँ तो मेरे पास लास्ट टर्म बचेगा. सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 3 5 7 लेता हूँ तो एस एन क्या हो जाएगा, इन सब का सम कितना हो जाएगा, 16. ठीक है, और अगर मैं एस एन माइनस वन यानी कि फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स यानी कि यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ का टर्म लूँ तो कितना हो जाएगा 9. तो अगर मैं इसको यानी कि एस एन और इसको यानी कि एस एन माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास टी एन आ जाएगा. टी एन कैसे आएगा, टी एन क्या हो जाएगा, मेरा जो लास्ट टर्म है यानी कि ये वाला 7 कैसे आएगा, 16 में से 9 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 7 ही तो बचेगा. ठीक है, यानी कि एस एन क्या है मेरा 16, एस एन माइनस वन क्या है 9 और टी एन क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आई वो हमारी टी एन है. तो 16 माइनस 9 इज 7, तो 7 इज आवर लास्ट टर्म. ओके, तो मुझे यहाँ पे एक टी एन एक जनरल टर्म निकालनी है. तो जनरल टर्म के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, एस एन माइनस वन. तो या फिर अगर यहाँ पे के दिया हुआ है तो के हिसाब से आप कर लीजिए. तो एस के माइनस वन, तो एस के ऑलरेडी दिया हुआ है तो एस के मेरे पास है पहले से. तो यहाँ पे मेरे को माइनस क्या करना है 3, मतलब एस के माइनस वन माइनस करना. तो जहाँ पे के है वहाँ पे आप के माइनस वन से रिप्लेस कर दीजिए तो हो जाएगा के माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू के माइनस वन, ये हो जाएगा. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 5k माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6k प्लस 5k माइनस 5, ये हो जाएगा. तो 3k स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5k माइनस 5k यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 6k और प्लस 2, 6k प्लस 2, ये मेरे पास आ गया एक जनरल टर्म टी के. ठीक है, टी के आ गया. अब मैं यहाँ पे क्या क्या रखूँगा, मैं टी को 1 रखता हूँ. अगर मैंने टी को 1 रखा तो के की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रखूँगा तो 8 आ जाएगा. टी को मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ पे 2 रखूँगा तो मेरे पास 14 आएगा. 3 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 3 18 प्लस 2 20 आ जाएगा. ऐसे करते करते कंटिन्यू हो रहा है. तो आप देख सकते हैं कि 8 से 14 के बीच का डिफरेंस कितना है 6, 14 से 20 के बीच का डिफरेंस कितना है 6. फर्दर में अगर मैं एक और टर्म लिख लेता हूँ आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए तो कितना हो जाएगा 26. तो आप देख सकते हो 20 से 26 के बीच का भी डिफरेंस 6 है. तो हम देख सकते हैं कि हम मेरे पास यहाँ पे एक ए पी फॉर्म हो रही है
ठीक है ना, AP फॉर्म हो रही है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 6। तो मेरे पास जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ध्यान से अगर आप देखिए, द टर्म्स ऑफ S फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, द टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज इज फॉर्मिंग अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज 8, 14, 20 एंड 26 विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 6, है ना। हमने यहाँ पे देख लिया कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है दैट इज 6, सो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स 4 टर्म्स। इफ आर इज द कॉमन रेशियो देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ आर। बहुत ही सिंपल सवाल है। हमको पता है कि जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी होता है वो क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यदि हमारा मॉड्यूलस ऑफ आर की वैल्यू 1 से कम है तो हम मान के चलते कि ठीक है यही होगा, है ना। मोस्टली केसेस में यही होता है, वरना आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन हो जाता है। तो फिलहाल हम यही मान के चलते हैं कि a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर जो है हमारा वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सम ऑफ 8 टर्म्स क्या है, 8 टर्म्स क्या हो जाएगा, बस n को 8 से रिप्लेस कर देना है। a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, और r है हमारा कॉमन रेशियो। ठीक है, तो a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 8 अपॉन 1 माइनस आर दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स 4 टर्म्स, 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये हो जाएगा। सो यहाँ से 1 माइनस आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास, अगर मैं 5 को यहीं रखता हूँ तो ये 1 माइनस आर टू द पावर 8 अपॉन 1 माइनस आर टू द पावर 4 ये नीचे चला जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस आर टू द पावर 4 अपॉन इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 4, है ना, अपॉन में 1 माइनस आर टू द पावर 4। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर टू द पावर 4 आया, तो आर टू द पावर 4 यहाँ से 4 आ जाएगा। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, आर स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो यानी कि आर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2। तो मेरे पास आर की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी, प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। if one root of the equation x square minus kx plus k is equal to 0 exceeds the other by 2 root 3 then which one of the following is the value of k। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है श्रीधराचार्य मेथड का। हमको पता है कि जो हमारा वो रूट आता है वो क्या क्या आता है, मतलब जो हमारे दो रूट्स आते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से वो क्या आते हैं, दैट इज इक्वल्स टू k प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4k अपॉन में 2। ये आते हैं हमारे पास दो रूट्स। ठीक है, अब हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 2 रूट 3, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि एक रूट जो है दूसरे रूट से 2 रूट 3 बड़ा है, यानी कि हम इन दोनों रूट को माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहीं पे कर देता हूँ मैं, k प्लस एक रूट मेरे पास ये है k प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4k बाई 2। फिर यहाँ पे माइनस कर दूंगा मैं, कौन सा, ये वाला रूट, k माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4k, और 2 तो नीचे ही, तो 2 सब में कॉमन है। तो यहाँ से k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4k। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को, 2 रूट 3। इसको मैं वो करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो के स्क्वायर माइनस 4k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12। सो यहाँ से के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 12, जब आप इसके रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 2k माइनस 12। यहाँ से कॉमन लोगे तो k इंटू के माइनस 6 प्लस 2 इंटू के माइनस 6। तो k की दो वैल्यू आ रही है, -2 और 6। ठीक है, -2 और 6 वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास ऑप्शन में 6 दिया हो तो हम 6 को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन दी हुई है हमको, है ना, दीज 2 इक्वेशंस, हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 5/x प्लस 5/y, ये हमारा हो गया LHS। RHS में क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास x, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई इंटू एक्स वाई प्लस 5 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। जब मैं यहाँ से x प्लस वाई को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है तो x प्लस वाई यहाँ से कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 5th 7th एंड 13th टर्म्स ऑफ एन एपी आर इन जीपी। ठीक है, अगर जीपी में है तो जीपी का मतलब क्या होता है कि जो 7th टर्म का स्क्वायर है,
सेवेंथ टर्म का स्क्वायर है, दैट विल बी इक्वल टू T5 इंटू T13। तो T7 क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं AP का फर्स्ट टर्म मानता हूँ A और कॉमन डिफरेंस मानता हूँ D, तो कितना हो जाएगा A प्लस 6D का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू T5 कितना हो जाएगा मेरे पास A प्लस 4D, और T13 कितना हो जाएगा A प्लस 12D। ये हो जाएगा, इसको मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 36D स्क्वायर प्लस 12AD इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 16AD प्लस 48D स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको उधर ले जाता हूँ तो 48D स्क्वायर माइनस 36D स्क्वायर कितना हो जाएगा 12D स्क्वायर, माइनस 12AD को मैं उधर ले गया तो प्लस 4AD हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से D कॉमन लूँगा तो मेरे 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3D स्क्वायर प्लस AD ये बचा मेरे पास। D कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा 3D प्लस A इक्वल्स टू 0। अब D या तो D 0 आएगा, नहीं तो 3D की वैल्यू माइनस A आ जाएगी। हाँ, D तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि तब AP नहीं रह जाएगा। हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म टू इट्स कॉमन डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि A अपॉन D, इसकी वैल्यू पूछा। तो A अपॉन D को उधर ले आइए तो माइनस उधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। एंड -3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर A। ओके, नाउ दिस वन, इफ P1Q आर इन AP, तो अगर ये AP में है तो मिडल टर्म का डबल इज इक्वल्स टू P प्लस Q, ये होता है, सबको पता है। और अगर ये GP में है तो मिडल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, ये होता है, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये HP में है, ठीक है। चेक करते हैं क्या ये HP में है। HP में होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो मिडल टर्म होता है वो प्रोडक्ट 2 टाइम्स द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म यानी कि 2PQ अपॉन इनका सम P प्लस Q होता है। ये होता है हमारे पास HP का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर मैं PQ को यहाँ पे रखूँ तो हो जाएगा 8 और P प्लस Q को यहाँ पे रखूँ तो हो जाएगा 2। तो क्या 2/8 4 आ रहा है, तो बिल्कुल 4 आ रहा है, तो 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, दैट विच मीन्स दैट P4Q आर इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। अगर मैं मानता हूँ कि कोई 3 टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं, ठीक है, अगर इफ दे आर इन HP देन दे मस्ट सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन दैट B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, तो इसको आप ऐसा करो कि अगर कोई ये वाले टर्म HP में होते हैं तो इनका रेसिप्रोकल हमेशा AP में होता है, ठीक है। तो 1/A 1/B 1/C इज ऑलवेज इन AP। अगर ये AP में है तो जाहिर सी बात है जो मिडल टर्म उसका डबल इज इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C होता है। इसको फर्दर मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 2/B इज इक्वल्स टू C प्लस A अपॉन AC। और अगर मैं B को यहाँ ले जाऊँ तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AC अपॉन A प्लस C, है ना। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AC अपॉन A प्लस C, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास HP की कंडीशन होती है, ठीक है। और यही HP की कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है, दैट मिडल टर्म जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स PQ, यानी कि 2 टाइम्स P इंटू Q अपॉन सम विच इज P प्लस Q। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू PQ विच इज 2 इंटू 4 विच इज 8, 8/2 विच इज 4। तो हमारा पहला वाला टर्म सही है। अगर दूसरे वाले टर्म को देखिए ध्यान से तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 1/P 1/4 एंड 1/Q आर इन AP। अरे भाई अभी मैंने बोला कि P4Q अगर HP में है तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो AP में होगा। ये वाला तो एक, दिस इज अ फैक्ट दैट इफ दीज 3 नंबर्स आर इन HP देन इट्स रेसिप्रोकल, दैट इज 1/P 1/4 एंड 1/Q विल बी इन AP। सो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, विच इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। ये हमसे बोल रहा है कि दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये है, ठीक है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि x³ माइनस y³ माइनस z³ माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यदि 0 होती है देन x³ प्लस y³ प्लस z³ विल बी इक्वल टू 3xyz, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। या फिर अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैंने क्या कहा कि यदि मैं y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दूँ और z को माइनस जेड से रिप्लेस कर दूँ तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बनेगी आपके पास x³ माइनस y³ माइनस z³, ठीक है ना, माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। और अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास यही फॉर्मूला पूछा हुआ है, ये सेम टू सेम डिट्टो वही फॉर्मूला पूछा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, है ना। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास ये फॉर्मूला बचा और ये फॉर्मूला इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका आंसर वैसे 0 होना चाहिए और 0 ही है। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर इस वाली ये वाली जब कंडीशन ट्रू होती है, इफ़ दिस इज ट्रू देन दिस होल्ड्स, दैट मीन्स अगर मैं y और z को माइनस से रिप्लेस कर दूँ मेरे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इफ़ x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 देन
दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू। तो अगर मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, आपको पता है ये बाइनरी में क्या होता है 15, इसको मैं यहाँ से दूसरा कर लेता हूँ। ये बाइनरी में आपके पास होता है 15 डेसिमल में ये क्या होता है आपके पास 9, और ये आपके पास डेसिमल में क्या होता है 6। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 9 है, z की वैल्यू 6 है। अगर मैं ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दूँ, यानी कि x माइनस वाई माइनस जेड, यानी कि 15 माइनस 9 6 और 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि दिस कंडीशन विल बी होल्डिंग ट्रू, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। तो ऑब्वियसली हमसे क्वेश्चन में भी वही चीज़ पूछा है, उसी की वैल्यू पूछी हुई है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। क्वेश्चन सेज दैट if this is the determinant, if this is a determinant given and a b c d g are the cofactors of the elements a b c d g, then what is this equal to। अगर आप ध्यान से देखिए इस वाले एक्सप्रेशन को, तो ये जो टर्म लिखा हुआ है ये एक्चुअली बी सी डी और जी का कोफैक्टर है, कोफैक्टर प्लस मल्टीप्लाइड बाय दैट टर्म। अगर मैं इसमें एक चीज़ देखूँ ध्यान से, तो इस वाली रो और इस वाली कॉलम के लिए मेरे को ए ऐड करना पड़ेगा, तो मैं ए ऐड कर देता हूँ, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी। अगर मैंने ए ऐड किया तो मेरे को ए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब हम निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग द फर्स्ट रो, ठीक है। और अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो हम क्या करते हैं, जब भी हम एक चीज़ करते हैं कि अगर मेरे को डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू ये जो चीज़ लिखी है ये आपको पहले से दे रखी है कि मेरे पास ए बी सी डी जी जो है कोफैक्टर है, ठीक है, कोफैक्टर यानी कि जो कैपिटल टर्म्स में लिखे हैं कोफैक्टर। और वही चीज़ हम भी करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, जब हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो ए कोफैक्टर लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो उसका साइन लेते हैं, तो यहाँ पे तो प्लस ही है, तो उसके बाद क्या करते हैं, ये जिस कॉलम में है वो और जिस रो में उसको हटाते हैं और जो बचता है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई एफ एच आई ऐसे, ठीक है, तो ऐसे लेते हैं। सिमिलरली बी के साथ, अब बी के साथ क्या है, बी यहाँ पे है और कोफैक्टर के टर्म्स में देखें तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस के बाद माइनस आता है, तो ये माइनस भी हो जाएगा। फिर इसको हटाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी एफ जी आई, ऐसे करते करते इसको लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। कोफैक्टर आपको पता ही है कैसे इसको निकालते हैं। देखिए ए इंटू, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ई आई माइनस एफ एच, ई आई माइनस एफ इंटू एच, ठीक है। प्लस बी, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, अभी प्लस ही लेते हैं, प्लस बी इंटू, सॉरी एक माइनस ही लेना पड़ेगा ना, हाँ, माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, डी इंटू आई माइनस एफ इंटू जी प्लस सी इंटू, ये कितना हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, डी एच माइनस ई इंटू जी, ठीक है ना। अब माइनस में ए फिर से पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए इंटू ई आई माइनस एफ इंटू एच, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस में डी प्लस में, यानी सॉरी प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, बी इंटू आई माइनस सी इंटू एच, ठीक है ना। उसके बाद प्लस में जी इंटू ये गया तो कितना हो जाएगा, बी इंटू एफ यानी कि बी एफ माइनस ई सी, ये हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल आउट करना चालू करते हैं, तो आपको पता ही है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट होना ही होना है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं, अब देखिए यहाँ पे है माइनस बी डी आई और यहाँ पे भी है माइनस बी डी आई, तो माइनस बी डी आई और माइनस बी डी आई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी एफ जी और यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस बी एफ जी, दोनों के दोनों टर्म कैंसिल आउट है, हो जाएगा, माइनस है ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्लस बी एफ जी और ये हो जाएगा माइनस बी एफ जी, तो इसको मैं कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं प्लस सी डी एच और यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस सी डी एच है और यहाँ पे माइनस सी डी एच है, तो प्लस सी डी एच माइनस सी डी एच वो भी जीरो हो जाएगा, और प्लस माइनस ई सी जी और यहाँ पे प्लस माइनस ई सी जी है, तो यहाँ पे माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, तो माइनस ई सी जी प्लस ई सी जी इज इक्वल टू जीरो। तो सारे के सारे टर्म्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है वो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट पे आता है, अगर मैं इस वाले टर्म को देखूं तो यहाँ पे पहले मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, क्या R1 की जो वैल्यू है उसको मैं लिख सकता हूँ R1 माइनस R2
इसको मैं अगर लिखूँ ऐसे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2k माइनस 1, तो मेरे पास क्या बचेगा के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, पहली वाली रो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरी वाली रो से, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, के माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, R2 में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं R2 माइनस R3 का, तो 2k प्लस माइनस 3 विल बी 2k माइनस 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा k माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से मैं k माइनस 1 कॉमन लेता हूँ, ठीक है ना। k माइनस 1 यदि मैं यहाँ से कॉमन लूँ, और यहाँ से भी k माइनस 1 कॉमन ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी k माइनस 1 मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर आएगा। एक k माइनस 1 इससे बाहर आया इस वाली रो से, और एक k माइनस 1 इस वाली रो से बाहर आया, तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर बचा। तो k माइनस 1 यहाँ से बाहर आया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, k प्लस 1, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1। मेरे पास k माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब इस वाले डिटरमिनेंट को यदि मैं एक्सपैंड करूं तो कितना हो जाएगा, अगर मैं कॉलम नंबर 3 के हिसाब से एक्सपैंड करूं तो क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो आसानी होगी, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे सिर्फ ये वाला टर्म बचा तो इसके हिसाब से एक्सपैंड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू k माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू k माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू k माइनस 1 का होल क्यूब। मेरे पास डिटरमिनेंट की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है हमसे, कि दिस डेल्टा इज पॉजिटिव इफ k इज ग्रेटर देन 0। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो नहीं, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। कैसे, अगर k की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तब तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन सपोज k की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तब क्या होगा, 0 से 1 के बीच में है तो k माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से -1 से 0 के बीच में, और अगर आप इसका होल क्यूब करोगे तो -3 -1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर k की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तब तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव ही होगी, क्योंकि ये वाला टर्म k जो है 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है कि नेगेटिव इफ k इज लेस देन 0, यदि k की वैल्यू लेस देन 0 है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पुट करो, -1 -2 -3 -4, वो हमेशा ये वाला टर्म माइनस ही आएगा, और माइनस का होल क्यूब हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखो, डेल्टा इज इक्वल टू 0 इफ k इज इक्वल टू 0, यदि k को मैं 0 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, सो इट इज नॉट 0, ओके। सो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो मेरे पास सिर्फ हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके, विच इज स्टेटमेंट नंबर 2। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं सेकंड रो के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वो 0 आ रहा है तो आसानी होगी। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, आयोटा माइनस थ्री इंटू, इसको हटाइए और इसको हटाइए, तो मेरे पास ये और ये बच रहा है। माउस पॉइंटर को फॉलो करिएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है वहाँ पे देखिए, ये और ये बचेगा, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस आयोटा माइनस में -1 माइनस आयोटा इंटू -1, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस में, अब ये वाला तो गया क्योंकि 0 तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ, कोई भी चीज़ तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, ये गया यहाँ से, ये भी गया यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस आयोटा, माइनस में 3 प्लस आयोटा इंटू -1, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आयोटा -3 इंटू 3 प्लस आयोटा माइनस में -1 इंटू -1 विल बी 1, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, फिर प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू ये कितना हो जाएगा -2 आयोटा माइनस में -3 माइनस आयोटा, ठीक है। इसको फर्दर यदि सॉल्व करें, आयोटा -3 इंटू कितना हो जाएगा 3 -1 2, और आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आयोटा -1 इंटू -2 प्लस 3 विल बी 1, और -2 आयोटा प्लस आयोटा विल बी माइनस आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा -6 प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा।
अच्छा एक मिनट, यहाँ पे वन माइनस आयोटा है, सॉरी वन माइनस आयोटा, वन माइनस आयोटा, वन माइनस आयोटा, ये कितना हो जाएगा, वन माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो आप देखो टू आयोटा से ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस सिक्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस जीरो टाइम्स आयोटा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, माइनस सिक्स, और बी की वैल्यू आ जाएगी जीरो। अगर मैं इसे इसके कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस सिक्स, और बी की वैल्यू आ जाएगी जीरो। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, विच इज़ माइनस सिक्स। ओके, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अगर ये वाला टर्म जीरो है, देखिए यहाँ पे एक कैच है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जीरो है। अगर आपने पूरे मैथमेटिक्स में ये वाली क्वेश्चन कहीं भी देख ली, कहीं पे भी, तो इसका जो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन वो होता है कि सभी के सभी जीरो होते हैं, तब जाके मेरे पास ऐसा कुछ सॉल्यूशन आता है। और चूंकि स्क्वायर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये तभी पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए बी एंड सी ऑल आर जीरो। तो अब यहाँ पे रख दीजिए, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, वन, कॉस जीरो हो जाएगा वन, कॉस बी हो जाएगा वन, यानी कि यहाँ पे सब के सब वन हो जाएंगे। हमको पता है कि जब भी कोई दो रो सेम होती है तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है दैट इज ऑलवेज जीरो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। बहुत ही सिंपल सवाल था, बस ये देखने लायक था। यहाँ पे ये कैच था कि अगर ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है तो तभी पॉसिबल है जब तीनों की तीनों वेरिएबल जो है यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, इसको हम रफ में करते हैं नीचे। हाँ, तो वाला क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, ओमेगा जो है हमको वो नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये दे रखा है, देन व्हाट इज द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, फॉलोइंग इक्वेशन क्या बोल रही है हमसे, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स प्लस वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वन, है ना, ओमेगा स्क्वायर वन और एक्स प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है जीरो। तो मेरे से ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन हमको चार दे रखे हैं, कौन कौन से, पहला एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ओमेगा, एक्स इक्वल्स टू वन और एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये होगा। हमसे ये पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक रो में, पहली वाली रो में बस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, हमको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होती है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये होती है। तो अगर आप देखो फर्स्ट रो में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो है, लेकिन वन मिसिंग है, तो वन जो है यहीं पे आएगा। और अगर फिर से आप देखो तो ओमेगा और वन यहाँ पे है, ओमेगा और तो ओमेगा स्क्वायर मिसिंग है, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए बीच में। और अगर आप देखो ओमेगा स्क्वायर वन तो ओमेगा मिसिंग है, तो ओमेगा यहाँ पे आना चाहिए बीच में। वन को आने के लिए यहाँ पे एक्स को जीरो होना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर को आने के लिए यहाँ पे भी एक्स को जीरो होना पड़ेगा, और ओमेगा को यहाँ आने के लिए एक्स को यहाँ पे जीरो होना पड़ेगा। और तो मेरे पास डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा। और आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट होता है जब भी हमारे पास तीनों रो में ऐसे ऐसे आते हैं, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर, तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है दैट इज ऑलवेज जीरो। आप चाहे तो उसको सॉल्व करके देख सकते हो, वन ओमेगा क्यूब माइनस वन, पहली रो के अकॉर्डिंग मैं एक्सपेंड करूंगा, तो माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर फोर। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये बचा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब इंटू वन माइनस ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब वैल्यू वन होती है, ये भी जीरो हो जाएगा। तो फाइनली जो है मेरा जीरो आ गया। यानी कि जब मैं एक्स को यहाँ पे जीरो रखूंगा, है ना, जब मैं एक्स को यहाँ पे जीरो रखूंगा तो ये वन ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बनेगा, तब जाके ये डिटरमिनेंट बनेगी और जिसका वैल्यू जीरो आ रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आने के लिए मेरे को एक्स को यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, तो मेरे को एक्स को यहाँ पे जीरो पुट करना पड़ेगा, जिससे कि मेरे पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए। ओके, सो आवर आंसर इज एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे। इस वाले सवाल पे आते हैं। देखिए इस वाले टर्म्स में हमको कुछ नहीं करना होता, बस रैशनलाइज करना होता है। ठीक है, रैशनलाइज कर दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। रूट थ्री माइनस आयोटा, रूट थ्री प्लस आयोटा, रूट थ्री प्लस आयोटा से रैशनलाइज कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा रूट थ्री प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस आयोटा स्क्वायर, इसका होल क्यूब दे रखा है। ठीक है, ये तो आ जाएगा रूट थ्री प्लस आयोटा स्क्वायर, यानी कि थ्री प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा फोर, इसका हो जाएगा होल क्यूब। ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो टू प्लस कितना हो जाएगा, टू प्लस टू रूट थ्री आयोटा बाई फोर, इसका होल क्यूब।
तो अगर मैं इसको देखूँ तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 4 का होल क्यूब। अगर आपको एक चीज़ याद हो तो अभी इस वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि ओमेगा आपको पता है ओमेगा की वैल्यू क्या आती थी, -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ये वैल्यू आती थी ओमेगा की। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास अभी कौन सी वैल्यू आई है, 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। अगर मैं इस वाले रूट को सपोज थोड़ी देर के लिए -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, इसको हम ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं इसको। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस आ जाएगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, इसकी वैल्यू ओमेगा दी हुई है। और मेरे को क्या बोल रहा है, 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, यानी कि मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू ओमेगा दी हुई है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ओमेगा, है ना, माइनस ओमेगा। तो बस क्या करना है, इस माइनस ओमेगा को यहाँ पे ला के पुट करिए, कहाँ पे, यहाँ पे ला के यहाँ पे पुट करिए, तो कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा का होल क्यूब, माइनस को बाहर निकाली तो -1 का होल क्यूब इंटू ओमेगा का क्यूब, ओमेगा का क्यूब 1 होता है, तो माइनस और ये कितना हो जाएगा, -1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, -1। ओके, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दीजिए। जब हम पूरे इक्वेशन को यहाँ से x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। मेरे को चाहिए x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -4, ये होता है, ठीक है ना। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मेरे को 1 दे रखी है, तो यहाँ से x माइनस 1 अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 4 विच इज -3, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। अभी इसका अगर मैं इसका फिर से स्क्वायर करूंगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो मेरे पास की पावर 4 आ जाएगी, यानी कि ये 9 आ जाएगा, है ना। और इसका फर्दर मैं पावर 2 करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 81, जो कि पावर 8 हो जाएगी, है ना, इसकी पावर 8। तो पावर इसकी जो वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है 81, ठीक है। इसकी वैल्यू आई है मेरे पास 9 और इसकी वैल्यू आई है मेरे पास -3। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 प्लस 9 is 6 एंड 6 प्लस 81 is 87, तो मेरे पास फाइनल आंसर इसका जो है 87 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है, ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी 7 letter वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैपिटल सो दैट ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। कॉन्सोनेंट्स मेरे पास क्या क्या है, C, P, T और L, ठीक है। और बाकी बचे हुए वोवल्स कौन कौन से, A, I, A। अगर ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द कॉन्सोनेंट्स शुड कम टुगेदर, तो अगर मैं इनको एक वर्ड मान लूँ, सपोज इनको मैं एज अ ग्रुप मान लूँ कि Z लिखा हुआ है, तो Z इंटू A इंटू I इंटू A हो जाएगा। तो इसको अरेंज करने के टोटल कितने वर्ड्स हैं मेरे पास, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई, ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू 24/2, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 24 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपके पास, 48, 24, तो 288 वर्ड्स हमारे पास हो जाएंगे टोटल। ऐसे कहने का मतलब है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट द वर्ड्स can be constructed using all the letter of the word capital so that all the consonants come together. So the consonants are CPTL and the vowels are AIA. Okay, so this CPTL, let us suppose that it is a group, this group of alphabets come under one group which is Z. So we have a word now ZAIA. We can arrange it in 4 factorial divided by 2 factorial ways. Now in this, these consonants can be arranged among themselves in factorial 4 ways, okay, because consonants must come together. So it is a factorial 4 in which consonants can arrange themselves, and this is basically arrangement of this. So our answer is 288. Next one, this is a very simple question. We know that the properties of amplitude of Z bar, we know that amplitude of Z bar is equals to minus times amplitude of Z, okay. That means this is simply the minus of this, so these two terms will cancel out and our answer will be 0, okay. How many sides are there in a polygon which has 20 diagonals? हमको इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, NC2 minus n। अगर कोई भी आपके पास n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, आपके पास कोई भी n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, तो उसका नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है NC2 minus n, दैट इज इक्वल्स टू 20।
या फिर अगर मैं इसको फर्दर रिड्यूस करूं तो उसका जो टर्म बनता है वो होता है n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू दैट इज इक्वल टू 20। तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो n स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस 40 इक्वल टू 0 आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 5n माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू एन माइनस एट प्लस 5 इंटू एन माइनस एट। तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 8। ओके, ऑप्शन नंबर सी विच इज 8। In how many ways can the letters of the word Delhi be arranged, keeping the positions of the vowels and consonants unchanged? Okay, so Delhi हमारा इंडिया की कैपिटल है, ठीक है। तो उसका ये है, बोला है कि कैसे इसको अरेंज करें ताकि जो पोजिशंस ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, सो हमें डी, एल और एच जो कि मेरे पास कॉन्सोनेंट्स है, कौन कौन से डी, एल और एच, इन तीनों को अरेंज करने के टोटल फैक्टोरियल 3 वेज हैं, और ई और आई को अरेंज करने के टोटल फैक्टोरियल 2 वेज हैं। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 6, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 12। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। देयरफॉर देयर आर 12 वेज टू अरेंज द लेटर्स ऑफ दिल्ली सो दैट पोजिशंस ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड। ओके, नाउ इस वाले सवाल पे आते हैं। देखिए, इस वाले सवाल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमसे पूछा है पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। किसी भी ऐसे टर्म में हमारे पास होता है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है, और एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। दो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास और इसके दो अलग अलग फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास n-1 सी के -1 और इसका फॉर्मूला होता है n प्लस के -1 सी के -1, ठीक है, फॉर्मूला होता है। और इस वाले टर्म में जो आपका होता है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में, इसमें फॉर ऑल एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि आपके पास जो एक्स आई मतलब क्या हो जाएगा x1 x2 x3 x4, और इस केस में है वो XYZ है। तो हमारे पास ये सब के सब 1 से बड़े होने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी जीरो होगा ना, कोई एक भी जीरो होगा, ठीक है, तो बेसिकली एक जीरो सॉल्यूशन जुड़ता है। लेकिन हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, हमारे पास ये जितने भी हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, जीरो से बड़े होने चाहिए, जीरो से बड़े होने चाहिए, यानी कि मेरे पास एक्स वाई और जेड जो है तीनों के तीनों जो है वो जीरो से बड़े होने चाहिए, यानी कि वो 1 2 3 4 ऐसे होने चाहिए। और वही अगर क्वेश्चन में मेरे पास ये पूछा कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है तो उसमें हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगता, ठीक है। तो फिलहाल हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n-1 सी के -1, n की वैल्यू है 5 और k की वैल्यू है नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3। तो n की वैल्यू है 5, k की वैल्यू है 3, सो n-1 कितना हो जाएगा 4, c k -1 कितना हो जाएगा 2, तो 4c2 मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर 6, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। देखिए फिर से वही काम है इसका। अगर सपोज एक जनरल टर्म में इसका लिखूं तो क्या हो जाएगा NCR या 12CR 3 की पावर 1/2 की पावर 12 माइनस R और 5 की पावर 1/4 की पावर R। तो अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 12 माइनस R/2, 5 की पावर R/4, ठीक है, R/4। तो अगर मेरे को इसको रैशनलाइज करना है तो 12 माइनस R/2 को एक इंटीजर होना पड़ेगा, है ना। इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, है ना, 1 से लेकर कहाँ तक 12 तक जा सकती है, मैक्स टू मैक्स। और यहाँ पे R/4 जो है इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक जा सकती है 12। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो 12 ही हो जाएगी, फिर 10 4 कितना हो जाएगा ये 4, फिर 12 माइनस 4 विच इज़ 8। ऐसे करते करते R की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 तक जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। फिर यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 4 8 12, ये यहीं तक जाएगी। R की वैल्यू 12 को एक्सीड तो कर नहीं सकती, तो ये और ये। तो अब देखिए इन दोनों में कितने कॉमन टर्म्स आ रहे हैं, 0 4 8 और 12, यही 4 कॉमन टर्म आ रहे हैं। किस किस में, इन दोनों में यही 4 टर्म कॉमन आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि 12C0 वाला टर्म, 12C4 वाला टर्म, 12C8 वाला टर्म और 12C12 वाला टर्म, इतने टर्म होंगे जहाँ पे रैशनल टर्म्स आएंगे मेरे पास। आप चाहे तो यहाँ पे रख के देख सकते हो, R की वैल्यू 0 रखोगे तो 3 की पावर 6, 5 की पावर 0, उसके बाद 4 रख के देखोगे तो 3 की पावर 4, 5 की पावर 1, ऐसे करते करते,
ठीक है, ऐसे करते करते जाएगा। अगर 8 रखोगे तो 3 स्क्वायर आ जाएगा इंटू 5 की पावर 2, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 टर्म ऐसे पे मेरे पास रहेंगे जहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो उतने टर्म्स, कौन सा, एक तो फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, नाइन्थ टर्म और 13th टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, नाइन्थ टर्म और 13th टर्म जो है ऐसे टर्म्स हैं इस वाले एक्सप्रेशन के जो कि हमको रैशनल टर्म्स देंगे। तो मेरे पास टोटल ऐसे 4 टर्म्स आ जाएंगे। सो आवर आंसर वुड बी 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n, हमको पता है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होता है, 2 टू द पावर n, विच इज इक्वल्स टू 256। ठीक है, x और y दोनों को 1 रख देते तो 2 की पावर n आ जाता है, विच इज इक्वल टू 256। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 8। हमसे पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन से टर्म में आता है। अगर n की वैल्यू 8 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स 9 हो जाएंगे। तो मेरे पास जो है फिफ्थ टर्म, जो फिफ्थ टर्म आएगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि अगर टर्म्स हमको पता है कि 8C0, 8C1, 8C2, 8C3, 8C4, फिर 8C5 जो है वो बेसिकली 8C3 हो जाता है, 8C6 हमारा 8C2 हो जाता है, 8C7 मेरा 8C1 हो जाता है और 8C8 मेरा 8C80 हो जाता है। तो ये चारों, ये इतने हैं, ये तो सेम ही वैल्यू देते हैं, ये और ये हमेशा जो मिडल वाला टर्म होता है उससे छोटे होते हैं। तो ये वाला टर्म जो है मेरा सबसे ग्रेटेस्ट होगा, और ये ग्रेटेस्ट कौन सा टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मेरा जो फिफ्थ टर्म है वो हमारा वो सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाले पे आता है, क्या बोल रहा है, इफ k इज लेस देन √2 + 1 होल क्यूब इज लेस देन k + 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, इस टर्म को मैं एक्सपेंड करूं और इसकी वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी, √2 का होल क्यूब + 1 + 3 √2 + 1। फिलहाल मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, a + b का होल क्यूब को एक्सपेंड करके, विच इज a³ + b³ + 3ab a + b। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस, यहाँ लिख देता हूँ, 2√2 + 1 + 6 + 3√2 दैट इज इक्वल्स टू 7 + 5√2। इसकी √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 7.05। तो मेरे पास फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 + 7.05 विच इज इक्वल्स टू 14.05। ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है और इसको मेरे को सेटिस्फाई करना है k से k + 2। अगर आप ध्यान से देखो तो 15 और 17 तो होगा नहीं, बिकॉज 15 और 17 जो है इससे तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमको इससे छोटी वैल्यू चाहिए। अगर मैं 11 को रखता हूँ तो 11 इज लेस देन 14.05, इट इज़ करेक्ट, बट दिस थिंग इज नॉट करेक्ट। वाई, बिकॉज 13 इज लेस देन 14, बट हेयर इट सेज दैट इट इज ग्रेटर देन 14। तो 11 भी नहीं होगा, तो बचा हमारे पास 13। और सेटिस्फाई करके देख भी सकते हो कि 13 इज लेस देन 14.05, यस, एंड 13 + 2 इज 15। तो आप देख सकते हो 13 और 15 के बीच में हमारा 14 लाई कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 13। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा ये, अगर ये वाला आपका 1×3 है और ये आपका 3×3 है, तो मेरे पास 1×1 का एक 1×3 का एक एलिमेंट बनेगा, है ना। तो एक रो और 3 कॉलम, तो x × 1 + 4 + 7, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x + 11, है ना। उसके बाद x × 2, 2x + 13, ये हो जाएगा 2x + 13, और ये कितना हो जाएगा, 3x + 15, कितना हो जाएगा, 3x + 15 इंटू 1x दैट इज इक्वल्स टू 45, ये दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना है, 1×3 और हो जाएगा 3×1, तो ये कितना हो जाएगा, 1×1 बनेगा। तो दिस 1×1 इज, इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, x + 11 + 2x + 13 + 3x² + 15x। इसको यदि मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, 3x² + 18x + 24 इज इक्वल्स टू 45, हमको 45 दे रखा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, x² + 6x + 8 इज इक्वल्स टू 15 -7, तो x² + 7x - 7 प्लस -7 = 0, तो x + 7 - 1 x + 7, तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है। ओके, सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, इफ x y z आर इंटीजर्स। ओके, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि
ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, वाई जेड एक्स वाई जेड। इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आ जाएगा, वाई जेड एक्स वाई और एक्स वाई जेड। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे एसी की वैल्यू पूछा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर होती है और ये मेरा पहला ही एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट क्या होता है 1, तो इसको इससे इक्वेट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एम। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पूछा है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एम का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्यों? जरूरी थोड़ा है कि डिटरमिनेंट ऑफ एम की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ एम इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एम। तो ये ऑलवेज पॉसिबल है, ये ऑलवेज पॉसिबल तो नहीं है ना, ये पॉसिबल ऑलवेज पॉसिबल नहीं है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। जनरलाइज्ड हमको ये देखना है कि सारे के सारे केसेस को पास करना चाहिए ये। तो पहला स्टेटमेंट सारे के सारे केसेस को पास कर रहा है, दूसरा स्टेटमेंट सारे केसेस को पास नहीं कर रहा है, ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स में होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट को हम एज अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और हमको ये पता है कि किसी भी मैट्रिक्स एम और उसकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि एम टी, उन दोनों का डिटरमिनेंट हमेशा सेम होता है। तो हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट, सो 2 ऑफ द अबव आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। हमसे पूछा है एफ ऑफ पाई का स्क्वायर, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 है ना। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, माइनस साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1। हमसे पूछा है कि एफ ऑफ पाई का होल स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर, यानी कि इस वाली मैट्रिक्स का फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 0 है ना, -1 इंटू -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1 -1 इंटू 0 0 इंटू 0 -1 इंटू 1। तो मेरे पास फाइनली जो है ये वाली मैट्रिक्स बन के आ जाएगी, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसानी है। नेक्स्ट वाले पे आता है। ये पूछा है हमसे कि व्हाट इज दिस मैट्रिक्स इक्वल टू, व्हाट इज ए स्क्वायर -4a। तो अगर मैं यहाँ पे इसको आप पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं कि a -4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे को यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, -3 2 2 2 -3 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 -3, ये आ जाएगा, है ना। ये आ गया मेरे पास a -4 आई। अब इसको मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। इसको हटा देता हूँ मैं ऐसे, इसको मैं अब a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। आपको सारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहला वाला टर्म, पहले वाला जो है ना, हम यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसी से आप देख के समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। सो 1 इंटू -3 -3 प्लस 4 प्लस 4 -3 प्लस 8 विच इज 5। यहाँ पे निकालते हो तो 2 -6 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 6 6 -6 0। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो पैटर्न आएगा वो यही आएगा, 0 5 0 0 0 5। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आंसर जो है आपके पास आ जाएगा, विच इज 5I3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर I3 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। If the number of selections of R as well as n plus R things from 5n, तो सिलेक्शन आर इक्वल, यानी कि हमसे बोला कि 5n में से R और 5n में से n प्लस R थिंग्स को सेलेक्ट करने का वे दोनों इक्वल है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। ओके, इसको आप लिख सकते हो, आपको प्रॉपर्टी पता है NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R, ये प्रॉपर्टी सबको पता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 5NC 5n माइनस आर ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करूँ इस वाले पे तो लगा दिया मैंने, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5NC n प्लस आर, ये हो जाएगा। ठीक है,
सो नाउ अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करूँ, बिकॉज अगर आपको पता है कि एन सी ए इज इक्वल्स टू एन सी बी, सो आइदर ए इज इक्वल्स टू बी और ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एन, ठीक है, ये होता है। तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5n माइनस आर इज इक्वल्स टू एन प्लस आर, सो 4n इज इक्वल्स टू 2r, सो r की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 2n, और वही हमसे पूछा हुआ है। तो चाहे तो आप ऐसे करिए, नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा भी सकते हो, एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, यानी कि अगर हमको ये दे रखा है तो या तो ए की वैल्यू बी के बराबर है, जो कि ये वाला तो नहीं, तो या तो ए प्लस बी की वैल्यू एन के बराबर है, यानी कि एन प्लस आर की जो वैल्यू वो एन के बराबर है। एन का मतलब 5n के बराबर, 5n। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2r की वैल्यू 4n के बराबर है, तो r की वैल्यू 2n के बराबर है, जो कि यहाँ पे भी आ रहा था। दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो। तो हमारे पास जो r की वैल्यू आ जाएगी वो 2n आ जाएगी। What is the number of selections of at most 3 things from 6 different things? ज़्यादा से ज़्यादा हमको 3 चीज़ें ही सेलेक्ट करनी है। तो भाई या तो मैं 0 सेलेक्ट करूँ, या तो मैं 1 सेलेक्ट करूँ, या तो मैं 2 सेलेक्ट करूँ, या तो मैं 3 सेलेक्ट करूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 3 ही सेलेक्ट करना है, उससे ज़्यादा मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो या तो मैं 3 करूँ, या तो मैं 2 करूँ, या तो मैं 1 करूँ, या तो मैं 0 करूँ। तो 6C0 इज़ 1, 6C1 इज़ 6, 6C1 इज़ 2 एंड 6C2 इज़ कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 विच इज़ 15 एंड 6C3 कितना हो जाएगा 20, यस 20। तो 20 प्लस 5 इज 35 प्लस 6 41 प्लस 1 42। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी विच इज 42। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। दिस इज द मैट्रिक्स वेयर एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स एंड दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी सेम क्वेश्चन हमने इसका किया था। देन व्हाट इज ए स्क्वायर इक्वल टू, हमको पता है ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई के बराबर होती है। अगर ये ए दे रखा है तो अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स जेड, एक मिनट, हाँ एक्स वाई। ध्यान से अगर आप देखो तो ए ट्रांसपोज और ए की वैल्यू इक्वल है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई। तो यहाँ पे मैं ए ट्रांसपोज को ए से रिप्लेस कर देता हूँ, है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। हमने देखा, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, हमने देखा कि ए ट्रांसपोज और ए दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो हमसे पूछा भाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। कंसिडर दिस पर्टिकुलर फॉलोइंग फॉर नेक्स्ट 3 आइटम्स। हमसे पूछा पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू बताओ। तो पी प्लस क्यू अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, साइन 35 प्लस साइन 25, साइन 35 प्लस साइन 25, और ये क्या हो जाएगा, साइन 95 को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन 95, ठीक है। देखेंगे बाद में क्या करना है। साइन 35 प्लस साइन 25, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला सभी को पता है। यहाँ पे मैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कितना हो जाएगा, 35 प्लस 25 होता है 60, 60 बाई 2 होता है 30, तो ये हो जाएगा 2 साइन 30 इंटू कॉस 35 माइनस 25 इज 10, 10 बाई 2 इज 5। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन 30 कॉस 5 माइनस साइन 95, साइन 30 हो जाएगा हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा कॉस 5 माइनस साइन 95, ठीक है। अब देखिएगा साइन 95 को मैं साइन 5 प्लस 90 लिख सकता हूँ, या साइन 90 प्लस 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा कॉस 5, और चूंकि ये 90 प्लस 5 जो है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो ऑपरेटिंग एंगल है विच इज साइन, साइन इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन में कोई बदलाव नहीं होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू कॉस 5, और यहाँ पे माइनस बाहर था तो कॉस 5 माइनस कॉस 5 दैट इज अल्टीमेटली दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि माइनस साइन 95 को आप ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो। अब हमसे पूछा व्हाट इज पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल्स टू पी क्यू। अब साइन 35 साइन 25 इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा हुआ है, ये आप ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस 35 माइनस 25 माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि 35 प्लस 25 यानी कि 60 बाई 2। इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अच्छा आर माइनस साइन 95 है,
साइन 95 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 5 यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस 5, है ना। तो अगर मैं Q इंटू आर को मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो जाएगा ये, Q इंटू आर आपका हो जाएगा साइन 25 इंटू माइनस ऑफ कॉस 5, ठीक है, माइनस कॉस 5, तो माइनस साइन 25 कॉस 5, यहाँ पे भी ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 20 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। उसके बाद आर इंटू पी, आर इंटू पी में क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस 5 माइनस कॉस 5 इंटू साइन 35, तो वही काम जो हम यहाँ पे कर रहे थे साइन 25 के साथ, यहाँ पे हम करेंगे साइन 35 के साथ, तो कितना हो जाएगा ये साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 35 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 40, और साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 30 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब माइनस अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जितने ये वाले टर्म्स हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं, कितने जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर में नहीं लिखवाते, कौन कौन से, कॉस 10 साइन 20 और साइन 40, इन तीनों को सेपरेट कर लेता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस 10 माइनस साइन 20 प्लस साइन 40 डिवाइड बाई 2, उसके बाद माइनस में क्या बच रहा है मेरे पास, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो माइनस हाफ प्लस हाफ डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा आपका, ये वाला टर्म कितना आ जाएगा -3/4, और ये वाला जो टर्म बच रहा है आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 30, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि दिस माइनस दिस बाई 2 विच इज 10, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, हाफ से हाफ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या बचेगा cos 10, यानी कि इसकी वैल्यू फाइनली क्या आ रही है cos 10, और cos 10 यहाँ पे भी, तो cos 10 माइनस cos 10 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली सिर्फ ये वाला टर्म बच रहा है, और इस वाले टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है -3/4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -3/4। अब हमसे ये वाला टर्म पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बस p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है विच इज 0, ओके, सो हेयर दिस इज 0 एंड इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसकी वैल्यू भी आपको मिल चुकी है विच इज -3/4, सो 0 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3/4, सो यहाँ से कटेगा 2 -3/2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3/2, तो मेरे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2, सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओके, विच इज 3/2। नाउ हियर कम्स दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। अगर आप देखो यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फा मॉड्यूलस ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 90 माइनस अल्फा, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस यहाँ बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो मॉड्यूलस ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा, तो साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है कॉस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये आपका जो है p हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू p, ओके, ये आपका हो जाएगा p। अब मेरे को इसकी अगर एक मिनट के लिए मैं ये सोचूं कि मॉड्यूलस नहीं है तो इसकी वैल्यू इसको, अच्छा इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं √2 यहाँ से बाहर निकालता हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा 1/√2 साइन अल्फा प्लस 1/√2 कॉस अल्फा, ये हो जाएगा। दो वेरिएबल है, इनको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आपको बता रहा हूँ, इंटू √2, 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ साइन 45 या कॉस 45 लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, है ना, मैंने इसको क्या लिखा कॉस 45 साइन अल्फा प्लस 1/√2 को साइन 45 लिख सकते हो साइन 45 कॉस अल्फा, ये हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा आपका √2 टाइम्स साइन ए कॉस बी प्लस
देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा साइन अल्फा प्लस 45 का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली ये जो है आया कितना, मॉड्यूलस ऑफ √2 इंटू साइन अल्फा प्लस 45, ये हो जाएगा। तो अगर एक थोड़ी देर के लिए मैं मानूं कि मॉड्यूलस नहीं है, तो इसकी वैल्यू जो है -√2 से √2 लाई करेगी, -√2 से √2 लाई करेगी। ठीक है, अब चूंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ p विल बी 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p विल बी √2, क्योंकि मॉड्यूलस है तो पॉजिटिव से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क वहाँ पे सिर्फ नेगेटिव से पड़ता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता तो मिनिमम वैल्यू मेरी -√2 आती, लेकिन चूंकि यहाँ पे मॉड्यूलस आ गया है तो मिनिमम वैल्यू मेरी 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू मेरी कहाँ तक जा सकती है, √2 तक। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका जो नेक्स्ट वैल्यू हमसे पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इज √2। ओके, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर AB is equal to 3, BC is equal to 5, CA is equal to 7। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है और द सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑल्सो एक्यूट। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है ना, AB BC CA, और हमसे नेक्स्ट और 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा है एंगल B की वैल्यू निकालो पहले, और क्या पूछ रहा है हमसे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, हमारे पास 3 साइड दी हुई हैं, तीनों का अलग अलग मेजरमेंट है, तो एक तरह से ये एक स्केलियन ट्राइंगल है। अगर हम साइड्स की टर्म में बात करें तो एक स्केलियन ट्राइंगल है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स अलग डिफरेंट है। ठीक है, एक साइड है 3, एक साइड है 5, एक साइड है 7। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये फॉर्मूला होता है। पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ये आसान लग रहा है। कितना हो जाएगा, अगर सेमी पेरीमीटर की बात करो तो 15/2 हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इन सब का सम /2, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2। तो अंडर रूट आपका हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 15/2 माइनस ए पहली साइड क्या है 3 इंटू 15/2 माइनस 5 इंटू 15/2 माइनस 7, ये हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 15/2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 15 minus 6 is 9/2 into 15 minus 10 which is 5/2 into 1/2, ये हो जाएगा। अच्छा, ये वाला 2 और ये वाला 2 बाहर निकलेगा तो बाहर 4 आ जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता है। ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 9 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3। अब एक 5 और एक 5 यहाँ पे, तो एक 5 भी बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा √3। सो 15/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा, विच इज़ मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अच्छा इस वाले सवाल पे आते हैं। अब हमसे पूछा एंगल B। एंगल B निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है cos B का फॉर्मूला लगाइए, विच इज इक्वल्स टू A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2 टाइम्स AC। कैसे, आपको पता है कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास 3 साइड्स हैं, सपोज एंगल आपके पास ABC है, AB होता है C, BC होता है A, AC होता है B, मेरे को एंगल B निकालना है, तो इसका कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, इस एंगल की जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका स्क्वायर का सम, यानी कि A² प्लस C², फिर उसका जो ऑपोजिट साइड है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस B² अपॉन में 2 टाइम्स A इंटू C, यानी कि 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। ठीक है, सिमिलरली cos A और cos C का भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। तो cos B का फॉर्मूला मेरे पास ये हो जाएगा A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2AC। अब सॉरी एक मिनट, AB यानी कि C की वैल्यू 3 है, BC यानी कि A की वैल्यू 5 है, CA यानी B की वैल्यू कितनी है 7। तो A की वैल्यू 5 है, C की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 7 है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A² कितना है 25, C² कितना है 9 और B² कितना है 49 अपॉन में 2 टाइम्स A इंटू C। A इंटू C क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 9 34, 34 माइनस 49 यानी कि -15 अपॉन 2 इंटू 15, तो मेरे पास -1/2, यानी कि cos B की वैल्यू जो है -1/2 आ गई। यानी कि यहाँ से B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 डिग्री, B की वैल्यू 120 डिग्री तो होगी। cos B इज इक्वल्स टू -1/2, सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 प्लस 30
है ना, cos 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 30 हो जाएगा, तो माइनस साइन 30 कितना होता है, -1/2, तो ऑब्वियसली cos 120 डिग्री है ये, ठीक है, जो b है वो बेसिकली 120 डिग्री है, दैट्स वाई -1/2 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल भी कितना है मेरे पास, 120 डिग्री। अब एंगल भी मेरे पास 120 डिग्री आ गया, यानी कि जो इसका पहला स्टेटमेंट है, दैट ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, विच इज करेक्ट, क्योंकि अगर एक भी एंगल, अब एक भी एंगल क्या, एक ही एंगल उसका ऑब्ट्यूस हो सकता है, तो एक एंगल उसका ऑब्ट्यूस हो गया 120 डिग्री, यानी कि 90 से बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली जो ट्राइंगल एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। दूसरा हमसे बोल रहा है कि सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑल्सो एक्यूट, जो रिमेनिंग एक्यूट एंगल्स वो कौन कौन से मेरे पास, 30 और 30, इन दोनों का सम है 60, तो इन दोनों का जो सम है वो भी एक एक्यूट एंगल ही है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, तो हमारे पास बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। इसलिए कभी कभी एग्जाम में हमको दूसरे पार्ट्स को पहले सॉल्व करना होता है ताकि हम फर्स्ट पार्ट को लगा पाए। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठते तो आप तीनों के तीनों एंगल निकालते, cos A cos B cos C, तो उसमें आपका टाइम जाता। इससे बढ़िया आप क्या करिए कि आप दूसरे पार्ट को पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर दूसरे पार्ट से आप इन्फ्रेंस निकाल लीजिए कि क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द 2 स्टेटमेंट्स। अब देखिए ये वाला एक अच्छा सवाल है, इसको थोड़ी सी मैनिपुलेशन लगेगी, ठीक है, इसको हम नीचे सॉल्व करते हैं रफ में। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है कि द टॉप एम ऑफ अ टावर, हमारे पास एक टावर है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ठीक है, इसका टॉप है m, यहाँ पे टॉप है m, है ना। ऑब्जर्व फ्रॉम 3 पॉइंट्स P Q R लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विच पासेस डायरेक्टली अलोंग द फुट n, यानी कि जो टावर का फुट है वो n है, और यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं P Q R, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, और एक पॉइंट इसका यहाँ पे है, ठीक है, 3 पॉइंट है। हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे पॉइंट R है, मतलब डायग्राम में दे नहीं रखा है, लेकिन डायग्राम में ये बोल के रखा है कि R से हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और Q है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास 45 डिग्री है, और जो P है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है, आई गेस, हाँ 30 डिग्री है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा, तो ये है। अब हमको दे रखा है कि पी क्यू की वैल्यू ए दे रखी है, ठीक है, पी क्यू की वैल्यू जो है ए दे रखी है, और क्यू आर की वैल्यू बी दे रखी है, ठीक है। और सपोज आर एन की वैल्यू को हम एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और एम एन की वैल्यू तो एम एन है ही। हमसे पूछ रहा है कि पी एन की वैल्यू बताओ और एम एन की वैल्यू बताओ, है ना, पी एन और एम एन की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो हम तीनों ट्रायंगल में टैन का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल एम एन आर में tan 60 इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन एक्स, तो एम एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √3x, है ना, यानी कि हाँ, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम एन बाई √3। उसके बाद ये आपका हो गया पहला। दूसरा, ट्रायंगल एम एन क्यू में अगर आप tan 45 लगाओगे, दैट इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन बी प्लस एक्स, b प्लस एक्स, तो यहाँ से आपके पास एम एन कितना आ जाएगा, b प्लस एक्स, ये आ गया। तीसरा, ट्रायंगल एम एन पी में अगर आप tan लगाओगे फिर से, तो tan 30 इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स, तो यहाँ से मेरे पास एम एन कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स डिवाइड बाई √3, ये आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है पी एन की वैल्यू, है ना, पी एन की वैल्यू पूछा। पी एन क्या है मेरा, पी एन की वैल्यू है a प्लस बी प्लस एक्स, यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो a प्लस बी प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, √3 टाइम्स m इंटू एन, ये पूछा है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू पी एन, सो अवर पी एन इज इक्वल्स टू नथिंग बट √3 टाइम्स एम एन। अब ऑप्शन में जो हमको क्वेश्चन नंबर 39 का जो ऑप्शन दे रखा है वो a के टर्म्स में दे के रखा हुआ है, ठीक है, वो हमको बेसिकली एक के टर्म्स में गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर जो b प्लस एक्स है, b प्लस एक्स है, उसकी वैल्यू mn दे रखी है मेरे को, है ना, यहाँ से b प्लस एक्स की वैल्यू mn है, तो इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, है ना। फाइनली जो है मेरे को √3 टाइम्स mn निकाला है, मेरे को mn की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है। mn जो है मेरे को एक a के टर्म्स में चाहिए,
दूसरे कलर से करते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए, इससे करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको उठाऊं इस वाले फॉर्मूला को, तो यहाँ पे एम एन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, एम एन अपॉन में √3, ठीक है। तो यहाँ से मैं एम एन को निकाल सकता हूँ एक के टर्म्स में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √3 एम एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए, या फिर एम एन को यदि मैं निकालूं तो एम एन √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए। सो एम एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अपॉन √3 माइनस 1, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो जो मेरे पास पी एन है दैट इज इक्वल्स टू पी एन इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स एम एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 ऊपर जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो पी एन कितना आ जाएगा 3 + √3 टाइम्स ए डिवाइड बाई 2, ठीक है। √3 + √3 इंटू ए। तो हम ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। हमने देखा कि पी एन की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 3 + √3/2 है ना इंटू ए। अब नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज एम एन इक्वल टू। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज एम एन इक्वल टू। एम एन कैसे करेंगे, तो एम एन को करने के लिए देखिए एम एन यहाँ से अगर आप निकालो x की वैल्यू एम एन बाई √3 है, सो एम एन इज इक्वल्स टू बी प्लस एम एन बाई √3, ठीक है। √3 को यहाँ लगाओगे तो √3 हो जाएगा एम एन हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू √3b। एक मिनट देखिए फिर से करते हैं। हाँ ये देखिए ये हमको दे रखा है, ये इक्वेशन हमारे पास है। अब यहाँ पे मैं x को मैं एम एन बाई √3 रख दूंगा, तो एम एन इज इक्वल्स टू बी प्लस एम एन बाई √3, ठीक है। तो √3 एम एन यहाँ से मैं कॉमन लूंगा, तो √3 है ना, √3 माइनस 1 ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू √3b। तो यहाँ से मेरे पास एम एन कितना आ जाएगा, √3b अपॉन √3 माइनस 1। फिर से इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 ऊपर जाएगा, तो 3 + √3 अपॉन नीचे आ जाएगा 2 इंटू b। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 + √3/2 इंटू b। इसको मैंने b के टर्म्स में इसलिए निकाला क्योंकि ऑप्शन में हमको b के टर्म्स में ही दे रखा है, ठीक है। सो आवर फाइनल आंसर ऑफ एम एन विच इज द हाइट ऑफ द टावर दैट इज इक्वल्स टू 3 + √3/2 इंटू b, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 + √3/2 इंटू b। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। देखिए इस वाले सवाल में क्या करना है, हमको ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो p/q, तो p/q निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा ये, tan 2α माइनस tan अल्फा अपॉन में नीचे हो जाएगा q cot अल्फा। cot अल्फा को मैं 1/tan α लिख सकता हूँ, उसको मैं 1/tan 2α लिख सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये tan अल्फा tan 2α ऊपर चला जाएगा, tan अल्फा tan 2α ऊपर चला जाएगा, और साथ में नीचे आपके पास आ जाएगा tan 2α माइनस tan अल्फा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा tan 2α माइनस tan अल्फा। तो tan 2α माइनस tan 2α, tan 2α माइनस tan अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचा मेरे पास क्या है, tan अल्फा इंटू tan 2α। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है कंप्लीटली मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, p + q कैसे निकालेंगे। तो पहले आप ये देखिए p को हम कैसे लिख सकते हैं। p हमारे पास गिवन है क्या, tan 2α माइनस tan अल्फा। आपको पता है tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a माइनस b। तो साइन ऑफ 2α माइनस अल्फा विच इज अल्फा, साइन ऑफ a माइनस b अपॉन cos a cos b, साइन ऑफ a माइनस b अपॉन cos a cos b, यानी कि cos 2α इंटू cos अल्फा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास इसका p का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ q, तो q को आप इसको पहले इसके टर्म्स में लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा tan 2α, एक मिनट, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 1/tan
tan अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन tan 2 अल्फ़ा, इसको आप लिख लीजिए तो कितना हो जाएगा tan 2 अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा tan 2 अल्फ़ा। ठीक है, इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो आपके पास तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन में cos 2 अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आ जाएगा tan अल्फ़ा इंटू tan 2 अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा। tan 2 अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस 2 अल्फ़ा, तो कॉस 2 अल्फ़ा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा साइन अल्फ़ा भी कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन साइन 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये बचेगा। बस कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, ये आ गया आपके पास P और ये आ गया आपके पास Q, दोनों को ऐड करना है ना, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इसको मैं ऑरेंज करता हूँ, तो साइन अल्फ़ा अपॉन में कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फ़ा, सॉरी प्लस नहीं या मल्टीप्लाई, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो 2 साइन अल्फ़ा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास साइन 2 अल्फ़ा, है ना, और कॉस 2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा का क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, है ना, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 में 1, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा 1 अपॉन साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, ये बचा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 2 अपॉन साइन 2 अल्फ़ा कॉस, ये क्या हो जाएगा साइन 4 अल्फ़ा, साइन 4 अल्फ़ा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2 कोसेक 4 अल्फ़ा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 2 कोसेक 4 अल्फ़ा। अब आते हैं tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए tan स्क्वायर अल्फ़ा निकालने के लिए आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी थोड़ी मेहनत। हमको पता है p की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, p की वैल्यू यहाँ से क्या आई है साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है, ये आई है वैल्यू, और q की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन साइन 2 अल्फ़ा। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं p और q को मल्टीप्लाई करूं तो साइन अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और p प्लस q की वैल्यू ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि 2 अपॉन साइन 4 अल्फ़ा आई है। ठीक है, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर मैं पहले ऑप्शन को ट्राई करूँ तो ये पहला ऑप्शन मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 1 अपॉन 2 कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन 4 अल्फ़ा विच इज़ नथिंग बट 2 साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस 2 अल्फ़ा से कॉस 2 अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा गया तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। यहाँ पे tan अल्फ़ा आया, लेकिन मेरे को चाहिए tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो ऑप्शन नंबर ए तो गया, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को ट्राई मार सकता है। ठीक है, ऊपर क्या है p प्लस क्यू डिवाइड में p। ठीक है, p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 2 कोसेक 4 अल्फ़ा यानी कि 2 अपॉन साइन 4 अल्फ़ा, प्लस में q क्या है q 1 अपॉन साइन 2 अल्फ़ा है, अपॉन में p क्या है p बाद में देख लेंगे, पहले इसको मैनिपुलेट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा मेरे पास 1 अपॉन साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, ये बचेगा, प्लस 1 अपॉन साइन 2 अल्फ़ा, तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन में साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा p
P है आपके पास ये, ठीक है। अब ऊपर नीचे करेंगे तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, cos 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा अपॉन में sin अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में नीचे क्या है 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा cot स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। यानी कि जब मैं इसका उल्टा करूँगा तो मेरे पास tan स्क्वायर अल्फ़ा आएगा, मतलब cot स्क्वायर, इसका तो cot स्क्वायर अल्फ़ा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो जब मैं इसका उल्टा करूँगा, यानी कि जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, तब जाके मेरे पास tan स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर अल्फ़ा आ गया मेरे पास, किसको, जब मैंने इसको रेसिप्रोकल किया P अपॉन P प्लस 2Q, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मैच कर करके करना था, ठीक है। अब हमसे पूछा tan अल्फ़ा की वैल्यू बताओ इसको, तो देखिए 2 sin अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा की वैल्यू 2 है। जहाँ पे भी tan, अगर साइन और cos दे रखा है और tan के पूछा हो, तो हमारे पास दिमाग में एक फॉर्मूला आता है 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, है ना। प्लस cos अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। tan अल्फ़ा बाई 2 को हम एक टर्म ले लेते हैं, लिख लेते हैं a, ठीक है। तो आ जाएगा 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो डैट इज इक्वल्स टू 2, सो 2a प्लस 1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है tan अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे 2 से भी तो मल्टीप्लाइड है ना, यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाइड है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। कहाँ गया ये 2a, तो ये हो जाएगा 4a, सॉरी ये 4a हो जाएगा, 4a प्लस 1 माइनस a स्क्वायर 2 प्लस 2a स्क्वायर, तो ये आपका 4a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4a, तो कितना हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 12 अपॉन में 2 अपॉन में 2 इंटू 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 4 कितना हो जाएगा 2/6, तो या तो 6/6 आएगा, नहीं तो 2/6 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3, तो या तो 1 आएगा या तो 1/3 आएगा। किसकी वैल्यू, tan अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू। तो यदि मैं अल्फ़ा को 90 रखता हूँ तो tan 45 1 हो जाएगा, लेकिन अल्फ़ा को 90 रख नहीं सकते, तो ऑब्वियसली tan अल्फ़ा बाई 2 की जो वैल्यू है वो 1/3 है, लेकिन मेरे को तो tan अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये तो हो जाएगा 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, तो 2/3 डिवाइड बाई 8/9, तो 2/3 इंटू 9/8 3 4, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 3/4, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, याद रखिएगा मेरे पास जो tan अल्फ़ा आया तो कितना आया था 3/4, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि 2 sin 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है। फिर वही काम करना है, 2 इंटू साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 इंटू 3/4 विच इज़ 3/2 अपॉन में 1 प्लस 9/16 प्लस 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, सो कितना हो गया 2 कितना हो जाएगा 6/2, 3 डिवाइड बाई 25/16, तो 3 इंटू 16 डिवाइड बाई 25 प्लस 7/25, तो 16 प्लस 3 48 प्लस 7 इज़ 55, सो 55 डिवाइड बाई 25 यानी कि 11/5 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं,
In a triangle ABC, two sides BC and CA are in the ratio 2:1. BC को मैं मानता हूँ A और CA को मैं मानता हूँ B. So A अपॉन B की वैल्यू 2/1 दे रखी है. हमको एक बात पता है, एंड देयर ऑपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 3:1. कहने का मतलब है कि ऑपोजिट एंगल A का ऑपोजिट एंगल होता है A, B का ऑपोजिट एंगल होता है B. सो A अपॉन B इज 3/1. सो B की A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3B, और यहाँ से A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2B. ओके, मेरे को पता है कि A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B. तो अगर मैं A अपॉन B को, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो A अपॉन B इज इक्वल्स टू साइन A अपॉन साइन B. अब A अपॉन B की वैल्यू 2/1 दे रखी है तो ये 2/1 हो जाएगा, और A की वैल्यू 3B दे रखी है तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो साइन 3B अपॉन में साइन B इज इक्वल्स टू 2/1. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो साइन 3B का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन B माइनस साइन क्यूब B अपॉन नीचे क्या आ जाएगा साइन B. तो क्या बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर B इज इक्वल्स टू 2. ये तो बचेगा, और क्या बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर B. तो साइन B की वैल्यू ±1/2 आ रही है. ठीक है, अब माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि एंगल तो नेगेटिव में जाएगा नहीं, तो साइन B की वैल्यू 1/2 है. तो साइन B की वैल्यू यदि 1/2 है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री. पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 30 डिग्री. ओके, हमारे पास एक एंगल आ गया 30 डिग्री. अब हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. चेक कर लेते हैं. मेरे पास अब B जो है 30 डिग्री आ गया, B 30 डिग्री आ गया, और मेरे पास A ऑलरेडी क्या गिवन था, A इज इक्वल टू 3 टाइम्स द B, यानी कि जो एंगल A है वो 3 टाइम्स B है. तो एंगल A कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 30 विच इज इक्वल टू 90. तो जो पहला स्टेटमेंट था मेरा कि द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑब्वियसली करेक्ट. ये ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है, बिकॉज एंगल ए मेरे पास 90 डिग्री आ चुका है. देयरफॉर स्टेटमेंट नंबर 1 विच सेज दैट द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इज करेक्ट. नो, द सेकंड स्टेटमेंट इट सेज दैट वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द अदर. अच्छा, अगर एंगल A अपॉन B जो है मेरा वो 2/1 आया. ठीक है, अगर मेरे पास एंगल A 90 आया, B 30 आया, तो एंगल C मेरे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री. एंगल C मेरे पास 60 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंगल C मेरे पास 60 डिग्री आ जाएगा. सो अगर मैं देखूँ तो A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C, ये होता है, इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B, ये होता है. ठीक है, तो साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2. A अपॉन साइन A मेरे पास A कितना है, A मेरे पास 90 डिग्री आ चुका है, तो A अपॉन 1 इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C कितना है मेरे पास साइन 60 कितना है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा. सो C इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स A. तो पहला रिलेशन तो ये आया. दूसरा रिलेशन मेरे पास क्या था, A इज इक्वल टू 2B, ये तो था, सॉरी B इज इक्वल टू 2A है ना. एक मिनट, हाँ सॉरी, A इज इक्वल टू 2B, एक रिलेशन ये आ गया. अब मैं मेरे पास A और C में रिलेशन आ गया, A और B में रिलेशन आ गया. मैं B और C में रिलेशन निकालता हूँ, तो B एंगल B कितना था मेरे पास 30 डिग्री. सो C अपॉन 2C/√3 इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C की वैल्यू हो जाएगी √3B. तो अगर आप ध्यान से देखो तो वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द अदर. पहली बात तो ऐसी कोई साइड आ ही नहीं रही है जो कि 3 टाइम्स द अदर है. क्यों, पहली साइड आपको देख रही है A इज इक्वल टू 2B, यानी कि ये तो इसकी ट्वाइस है. C इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स A आ रही है ना. या फिर मैं इसकी बात करूँ तो A इज इक्वल्स टू 2/√3 टाइम्स C आ रही है. और यहाँ पे आप देखोगे तो अगर मैं इसको देखूँ तो B इज इक्वल्स टू C/√3, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा B √3C/3. तो आप देख सकते हो कोई भी ऐसा रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है जो कि ये बताए कि एक साइड जो है वो दूसरी साइड की थ्राइस है. तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है. अब हमसे कह रहा है कि द एंगल्स AC एंड B ऑफ द ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. देख लेते हैं. तो क्या मेरे पास एंगल 30, 90 और 60 क्या AP में है? बिल्कुल है, AP में दिख रहा है ना. अरे भाई 30, 60, 90 मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही तो है. अगर देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूजन है. अगर हमसे इन ऑर्डर पूछता है, हमसे देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक हमने इसने हमसे क्या पूछा है, इन ऑर्डर पूछा हुआ है. तो एंगल A मेरे पास कितना आया था, ऐसा आप देखिए, एंगल A मेरे पास आया था 90, एंगल C मेरे पास कितना आया था 60,
और एंगल भी कितना आता है 30। तो आप देख सकते हो कि 90 माइनस 30 60, 60 माइनस 30 30। तो मेरे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 मेरा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 ही करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग है इसका, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अ मैन एट एम ऑब्जर्व्स स्टैंडिंग 100 मीटर अवे फ्रॉम द बेस पी ऑफ अ चिमनी ऑफ हाइट एच। यहाँ पे एक चिमनी है, ठीक है, एक चिमनी है, एक चिमनी ऐसे आके खड़ी हुई है। एक मिनट थोड़ा सा इसको और वो बना देता है ना। एक ऐसे चिमनी है, सपोज मैंने इसको एक ऐसा मान लिया, इसको ऐसा ना करके एक बिल्डिंग, इसको एक ऐसा वही मान लेता है, ज़्यादा इसको वो नहीं बनाता है। एक ऐसे चिमनी है, ठीक है, ऐसे, इसकी विड्थ को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक ऐसे लाइन गई है, ये ट्राइंगल है इसका, ठीक है। ये स्टैंडिंग 100 मीटर अवे, 100 मीटर है यहाँ पे। ये वाली जो हाइट दे रखी है वो 50 मीटर्स की हाइट है, ठीक है। दैट हाइट इज ऑफ 50 मीटर्स। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट क्यू ऑफ द स्मोक टू बी 45 डिग्री। अब भाई चिमनी है तो जाहिर सी बात है यहाँ से धुआं तो निकलेगा ही, ऐसे 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 धुआं 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 निकल रहा है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है, सपोज ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिख रहा है 45 डिग्री का। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द चिमनी इज एट आर, और ये हाईएस्ट पॉइंट है क्यू। स्मोक का हाईएस्ट पॉइंट कितना है क्यू, है ना, ये क्यू है, और यहाँ पे ये मेरे को आर दे रखा है। एम मैन एम यहाँ पे खड़ा है, बेस पी यहाँ पे है, ठीक है। फर्दर पी आर क्यू आर इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में है ऐसे, ठीक है। And the straight line is perpendicular to PM. Yes, obviously this straight line is perpendicular to PM. What is the angle RMQ equals to? RMQ हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, दिस एंगल, ये वाला हमसे एंगल पूछ रहा है। उसके लिए मैं ये वाला एंगल निकालता हूँ पहले, थीटा, थीटा डैश निकालता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा थीटा हो ही जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू नथिंग बट 45 माइनस थीटा डैश। सो टैन थीटा डैश is equals to 50 by 100, which is 1 by 2. So theta dash is equals to tan inverse 1 by 2 and 45. So theta is equals to 45 minus tan inverse 1 by 2. What is 45? 45 is nothing but tan inverse 1. So tan inverse 1 minus tan inverse 1 by 2 will be our angle. Okay. So tan inverse 1 माइनस tan इनवर्स 1 by 2, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 by 2 अपॉन 3 by 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 1 by 3, ठीक है। सो tan इनवर्स 1 by 3 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ़ k इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन देन व्हाट इज tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स 1 by k, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले इसको सॉल्व करो। तो tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि k प्लस 1 अपॉन k अपॉन 1 माइनस k इंटू 1 by k। तो देखो यहीं से आपको पता चल गया कि आपका जो है वो नीचे वाला टर्म जो है वो जीरो आ रहा है। नीचे ऊपर कुछ भी लिखा हो, सपोज ऊपर कुछ भी लिखा है, नीचे तो आपका जीरो ही आ रहा है। और अगर ये चीज़ जीरो आ रही है यानी कि क्या बनाती है आपको tan इनवर्स इनफाइनाइट। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट इज नथिंग बट पाई बाई 2। आंसर आ गया आपका, tan पाई बाई 2 ही तो आपका इनफाइनाइट होता है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, tan इनवर्स k प्लस 1 by 2 अपॉन 1 माइनस k by 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब tan उधर जाएगा तो tan पाई बाई 4 1 हो जाएगा। तो यानी कि k प्लस 1 by 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस k by 2, k by 2 इधर आ जाएगा, 1 by 2 उधर जाएगा, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक मिनट सॉरी, k प्लस 1 बाई के 3k by 2, तो 3k by 2 2 उधर जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 by 3, ठीक है, 1 by 3 हो जाएगी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, क्या बोल रहा है, अंडर वॉट कंडीशंस विल द लाइन्स बी परपेंडिकुलर। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। इस वाली लाइन का स्लोप यानी कि m1 और इस वाली लाइन का स्लोप यानी कि m2, दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो m1 यदि मैं निकालूँ तो हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर अपॉन n, और इसका यदि मैं स्लोप निकालूँ कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, माइनस टाइम्स m स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई माइनस टाइम्स n स्क्वायर अपॉन माइनस m दैट इज इक्वल्स टू -1। ये माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, तो बचेगा मेरे पास क्या, mn इज इक्वल्स टू 1। सो mn -1 इक्वल्स टू 0,
is the condition which satisfies this particular problem, which says that under what condition will the lines be perpendicular. So the lines will be perpendicular under this particular condition. Next question, it says that P and Q are real numbers between 0 and 1 such that the points this and this form an equilateral triangle. Then what is P plus Q equals to? हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, इसका 0,0 है और ये P, 1 है, ये Q, 1 है. तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल साइड है. अंडर रूट, अब ये वाली साइड, अब देखो इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल होगी. तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम AB और AC को बराबर करते हैं. तो AB और AC का मतलब क्या हो जाएगा, P² + 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट Q² + 1. तो यहाँ से P की वैल्यू Q के बराबर आ रही है. तो मेरे पास क्या पॉइंट हो जाएगा, अगर मैं Q को P रख दूँ, सपोज P और Q को मैं P रख देता हूँ, तो P, 1, 1, P और 0,0, ये 3 पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास. फिर से मैं डिस्टेंस बराबर कर दूंगा. कहने का मतलब है कि अब इस बार मैं इन दोनों की डिस्टेंस को इक्वेट कर दूंगा. सो अंडर रूट P - 1 का स्क्वायर प्लस P - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट P² + 1. सो रूट दोनों तरफ स्क्वायर मारेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स P - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P² + 1. सो 2P² + 2 - 4P इज इक्वल्स टू P² + 1. सो कितना आ जाएगा, P² - 4P + 1 इक्वल टू 0. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी. P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 2√3/2, 4 ± तो कितना हो जाएगा, 2 ± 2√3/2. P की वैल्यू आ गई. लेकिन हमको क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है क्या, कि P और Q रियल नंबर्स है विच लाई बिटवीन 0 and 1. तो अगर मैं नेगेटिव वाला टर्म लूँगा, सॉरी, P कितना आ जाएगा, 2 ± √3. तो यदि मैं 2 + √3 लूँगा तो वो वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी. लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए 1 से छोटी होनी चाहिए. तो ऑब्वियसली मेरे पास बची वैल्यू कौन सी, 2 - √3. तो P की वैल्यू आ जाएगी 2 - √3. सो P इज इक्वल टू Q. सो Q की वैल्यू आ जाएगी 2 - √3. तो जब P और Q दोनों की वैल्यू 2 - √3 आ गई तो P + Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 2√3. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, इसको इरेज कर देता हूँ मैं. द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, दिस एंड दिस. द एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल. एंगुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, पहले ही बता दे रहा हूँ. A है आपका 1,1, B है आपका 0,0 और C है आपका 2,0. ये है दिया हुआ. सो AB यानी कि ये हो जाएगा C, AC यानी कि हो जाएगा B, BC और यानी कि हो जाएगा A. ठीक है, ये जो C, B और A है ये नेमिंग कन्वेंशन है, इसको ऐसे ही नेमिंग किया जाता है. सो C की वैल्यू, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहली बात ये हो जाएगी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं डिस्टेंस आखिर निकाल क्यों रहा हूँ. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी √2 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 2, आई गेस, या इट्स 2. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, सपोज इसका जो एंगुलर बाइसेक्टर्स कहाँ पे मिलते हैं, इन सेंटर पे. तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर x, y हैं तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, x इज इक्वल्स टू a x1 + b x2 + c x3 अपॉन a + b + c. और y का फॉर्मूला क्या होता है, a y1 + b y2 + c y3 अपॉन a + b + c. अब a, b और c को तो आपको पता चल गया कि क्या है, a की वैल्यू a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू √2 है, c इज इक्वल टू √2. मतलब कहने का मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है √2 और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है √2. तो आपको पता चल गया कि a, b और c क्या है. अब हम x1, x2, x3 क्या है, तो x1 जो है वो a के ऑपोजिट, a साइड के ऑपोजिट वाले क्वाड्रेंट का x कोऑर्डिनेट है. ठीक है, ए साइड के ऑपोजिट वाले पॉइंट. तो अगर ए साइड ये ए है तो उसका ऑपोजिट वाला पॉइंट कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए का एक्स कोऑर्डिनेट है x1. तो ये मेरा हो जाएगा x1, ये मेरा हो जाएगा y1. बी के ऑपोजिट वाला x2 है, तो ये वाली साइड बी है, उसके ऑपोजिट वाला एंगल ये बी है, तो ये हमारा हो जाएगा x2, y2 और ये हमारा हो जाएगा x3, y3. तो बस इस वाले फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो 2 इंटू x1 क्या है, x1 है मेरा 1, तो 2 इंटू 1 प्लस b यानी कि √2, x2 क्या है मेरा 0,
तो रूट 2 इंटू 0 प्लस सी क्या है मेरे पास रूट टू इंटू x3 क्या है मेरे पास 2 अपॉन में 2 प्लस 2 रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2 प्लस 2 रूट 2। तो पहला तो 1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सॉरी एक मिनट, हाँ x कोऑर्डिनेट तो मेरे पास 1 आ गया, y कोऑर्डिनेट का देख लेते हैं, a इंटू वाई वन प्लस a इंटू वाई वन प्लस b इंटू वाई टू प्लस c कहाँ गया c इंटू वाई थ्री अपॉन में a प्लस बी प्लस सी 2 प्लस 2 रूट 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 2 रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 रैशनलाइज करेंगे तो रूट 2 माइनस 1 ऊपर जाएगा, तो रूट 2 माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 54 पे आते हैं। लेट ए बी द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। मेरे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 3, -1, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 1 बी द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। लेट पी बी द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, दिस इज पॉइंट पी, let q be the point which is situated at a distance root 2 units from p on the perpendicular bisector of the line AB। perpendicular bisector यानी कि ये perpendicular bisector है ऑफ लाइन AB। इस perpendicular bisector से let q be the point situated at a distance root 2 units from p on the perpendicular bisector of the line AB। देखिए p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कहने का मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ से रूट 2 और यहाँ से यहाँ रूट 2, दो पॉइंट ऐसे आएंगे और हमको उन दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। सपोज एक पॉइंट यहाँ पे आता है जी समथिंग समथिंग और यहाँ पे एक एच आता है समथिंग समथिंग। सो यहाँ पे पॉइंट पी है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, 0, ठीक है। अब ए बी का स्लोप कितना है 2 अपॉन -2 विच इज़ -1। इस लाइन का स्लोप -1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो कि ये वाली लाइन है उसका स्लोप कितना हो जाएगा 1। तो मेरे पास इस लाइन का स्लोप आ गया, मेरे पास इस लाइन का पॉइंट आ गया विच इज़ जहाँ से ये पास कर रही है, ठीक है। तो लिख देंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सो y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। अब देख लीजिए जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वही जाएगा। 2, 1 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैं x को 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा क्या यहाँ पे 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे x को 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 3, 1 जो है बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आता है। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑन BC। मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ना, ट्राइंगल ABC और AD इस पे एक ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। AD जो एक ऑल्टीट्यूड है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर 1/2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर 1, 2 एंड दैट ऑफ D आर -2, 6। सो हमसे पूछा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन BC। बहुत ही सिंपल है, हमको पता है कि जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, ऑब्वियसली इट्स द मिड पॉइंट है, और BC का हमसे इक्वेशन पूछा है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमको AD का स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ AD कितना है 4 अपॉन -3। तो अगर AD का स्लोप आ गया 4 अपॉन -3 तो BC का स्लोप कितना आ जाएगा 3/4। BC का स्लोप कितना आ जाएगा 3/4, है ना। तो मेरे पास BC का स्लोप आ गया, मेरे पास BC को कौन से पॉइंट से पास कर रहा है वो आ गया, तो इक्वेशन लिख दीजिए। तो y - 6 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 4y - 24 इज इक्वल्स टू 3x + 6। सो 3x - 4y + 30 इज इक्वल टू 0 जो है मेरे पास लाइन BC का इक्वेशन आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर एंड द इक्वेशंस ऑफ 2 ऑफ इट्स डायमीटर्स आर x + y इज इक्वल टू 0 एंड x - y इक्वल टू 0। जब मेरे पास कोई भी दो डायमीटर गिवन है, उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो
सर्कल का सेंटर आ जाएगा, तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो तो 0,0 आ रहा है, और डायमीटर हमको दे रखा है 10, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5। तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है अगर सर्कल से पास कर रहा है, तो x² + y² इज इक्वल टू डायमीटर का रेडियस का स्क्वायर। डायमीटर 10 है, रेडियस 5 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। सो मेरे पास जो सर्कल आ जाएगी उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² + y² इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आता है। A square is inscribed in a circle this and its sides are parallel to the coordinate axis। पहले तो हम इस सर्कल को बनाते हैं कि सर्कल एक्चुअली लाई कहाँ कर रहा है। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसको मैं कंपेयर करूँ x² + y² + 2gx + 2fy + c + 2hxy ना, x² + y² + 2gx + 2fy + c ये होती है सर्कल की इक्वेशन। तो 2gx से यदि मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये 2x आ रहा है, x से x गया, g 2 से 2 गया, तो g की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि -g की वैल्यू -1 आएगी। सिमिलरली -f की वैल्यू -1 आएगी, तो सेंटर क्या होता है -g, -f, तो मेरे पास इसका सेंटर क्या आ जाएगा -1, 1, और रेडियस कितना आ जाएगा √g² + f² - c, तो रेडियस भी मेरे पास 1 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो सर्कल बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा विद द सेंटर -1, -1 एंड a circle which touches these two axes। ओके, यहाँ पे ऐसे टच कर रहा है, इसको फिर से बड़ा सा बना देता हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल आएगा जो कि इसको ऐसे टच करेगा। ठीक है, इसका रेडियस 1 है ऐसे। अब एक चीज़ पूछा है कि एक स्क्वायर है जो कि इंस्क्राइब्ड है सर्कल में, यानी कि मेरे पास एक ऐसा कुछ तो स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, are parallel to the coordinate axis, which one of the following is the vertex of the square। अच्छा, आपको ये बात पता है कि ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री होता है, सबको पता है। इस वाली लाइन का स्लोप 0 है, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल तो जाहिर सी बात है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा tan 45, यानी कि इसका स्लोप 1 हो जाएगा। और ये वाली लाइन पास किससे करी है -1, -1 से, इसका स्लोप 1 है। तो इसका मैं फॉर्मूला इक्वेशन लिख सकता हूँ इस वाली लाइन का। सपोज इस लाइन को मैं मान लेता हूँ ABCD के स्क्वायर है, तो जो लाइन BD है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप 1 है और ये इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है, तो y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। सो y + 1 इज इक्वल्स टू x + 1, सो x इक्वल्स टू y जो है मेरे पास इसका इक्वेशन आ जाएगा। किसका इक्वेशन आ जाएगा, लाइन BD का इक्वेशन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, लाइन BD का इक्वेशन आ जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू y। अच्छा, इस x इक्वल्स टू y जहाँ पे भी इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा पॉइंट हो जाएगा, तो x इक्वल टू y को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब y इक्वल टू x को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2x² + 4x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 ± √16 - 8/4, सो -4 ± 2√2/4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -1 + √2/2 और -1 - √2/2। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर रूट्स को फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो -1 + 1/√2, एक तो ये आएगा और एक आ जाएगा -1 - 1/√2, जो कि हमको दिख रहा है सीधे सीधे कि ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, -1 + 1/√2 और -1 - 1/√2। tangent to the parabola y² is equal to 4x, तो 2y dy/dx इक्वल्स टू 2x सॉरी इज इक्वल्स टू 4। सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2/y इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री, तो dy/dx क्या हो जाएगा tan 45 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से 2/y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर y की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ से 4 इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यानी कि 1, 2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उस पैराबोला पे तुम्हारा जो टेंजेंट बनाएगा वो 45 डिग्री एंगल बनाएगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। नो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, हमसे यही पूछा है, तो पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज़ 1, 2, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर D। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। तो पहले तो हम इस हाइपरबोला को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो विच इज़ 225/25 -y² में अपॉन 225 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल्स टू 1। तो x² अपॉन में कितना आ जाएगा 9
माइनस वाई स्क्वायर में ये कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 1। मेरे पास ये आ गया स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला का जो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई होता है वो क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ई, वेयर ई इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एंड ए इज द फोकस दैट द पॉइंट वेयर द फोकस इज देयर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एसेंट्रिसिटी निकालता हूँ, मेरे को फॉर्मूला पता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला होता है हाइपरबोला का। तो और एसेंट्रिसिटी निकालने का क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से निकालूंगा तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 9 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, सो 1/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3, ई की वैल्यू आ जाएगी 2/√3 और ए की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू 3 आ गई, ए की वैल्यू 2/√3 आ गई, तो 2 इंटू 3 इंटू 2/√3 निकालने के लिए आंसर कितना हो जाएगा 4√3 यूनिट्स, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इफ एनी पॉइंट ऑन एन एलिप्स इज 3 sin अल्फा प्लस 5 cos अल्फा, यानी कि मेरे को x की वैल्यू दे रखी है 3 sin अल्फा, कोई भी पॉइंट ले लो, और y की वैल्यू दे रखी है 5 cos अल्फा। हमको पता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर को रखोगे तो 9 sin स्क्वायर अल्फा प्लस वाई, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 cos स्क्वायर अल्फा। अब नीचे ए स्क्वायर में क्या रखोगे ऐसा जिससे कि ये टर्म पूरा 1 हो जाए, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे 9 रख दूँ और यहाँ पे मैं अगर 25 रख दूँ तो 25 25 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो 1 ही हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है मेरे को ए स्क्वायर को 9 रखना पड़ेगा, बी स्क्वायर को 25 रखना पड़ेगा, है ना, लेकिन यहाँ तो बड़ा हो गया, यानी कि 9 तो बड़ा होगा 25 से, तो यहाँ पे हम बेसिकली बी स्क्वायर को 9 रखते हैं और ए स्क्वायर को नहीं, यानी कि जो है एलिप्स का सेकंड फॉर्म है, एलिप्स का जो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये वाला है। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वाला फॉर्मूला है। तब जाके हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं एसेंट्रिसिटी का, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 और ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 25, तो ये हो जाएगा आंसर कितना आ जाएगा 9/25 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो ऐसे ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 9/25 विच इज इक्वल्स टू 16/25 दैट इज इक्वल्स टू 4/5। तो मेरे पास फाइनल आंसर इसके पास क्या आ गया, जो हमसे एसेंट्रिसिटी पूछा हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 4/5। तो इसके साथ हम यहाँ पे जो NDA 2025 का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो फर्स्ट पार्ट है विच इज़ टिल फर्स्ट 60 क्वेश्चंस उसे हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक हमने देखा बहुत सारे जो मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं उसको हमने कवर किया। इसके बाद आने वाले पोर्शन में हम 61 to 120 कवर अप करेंगे, जिसमें हमारे पास कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और 3D वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर वाले कंसेप्ट्स आएंगे। यहाँ तक हमने क्या क्या कवर किया, हमने यहाँ पे ट्राइंगल्स कवर किया, हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कवर किया, रिलेशंस, फंक्शंस, है ना, ये सारी चीज़ें कवर करी हैं। तो आई होप आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया, रफ अमाउंट ऑफ आइडिया या फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लग चुका है कि पैटर्न क्या है, कितने सवाल आते हैं। ऑलरेडी 2014 से लेकर 2024 तक बहुत वीडियोस बनी हैं, उसमें आपको एक अच्छा क्लैरिटी you will get clarity in what type of questions, what questions to attempt, how to attempt and how to deal with the formulas of various trigonometry and probabilities। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू।